बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक लेने वाले हैं। मीटिंग में मुख्यमंत्री केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सचिवालय में 10:30 बजे से बैठक को शुरू होना है। दिशा समिति की बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तमाम दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। केंद्र और राज्य की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, उसका क्रियान्वयन किस तरह से चल रहा है, उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से हुआ है, उसको लेकर तमाम अपडेट्स जो अब तक आए हैं वो भी मुख्यमंत्री आज लेंगे। अब इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधायकों का मिलने का सिलसिला जारी है। कल देर रात विधायक विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट, शिव अरोड़ा और आदेश चौहान, सरिता आर्य ने और प्रमोद नैनवाल ने सीएम से मुलाकात की। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन विधायकों के मुलाकात का सिलसिला लगातार चल रहा है। और जल्द ही देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। 24 सितंबर को महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी की बैठक होगी। मीटिंग में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद होंगे। इस बैठक के बाद महेंद्र भट्ट की नई कार्यकारिणी विधिवत अस्तित्व में आएगी। हालांकि उत्तराखंड में अभी विधानसभा का चुनाव दूर है, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में गर्मी अभी से चढ़ने लगी है। ताजा मामला कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत चौधरी का है, जिनकी बयानबाजी ने सियासी ताप को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लंबे सन्नाटे के बाद कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत एक बार फिर सुर्खियों में है। हरक ने पहले बीजेपी संगठन पर हमला बोला और फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लिया। इस बार उनके निशाने पर है रुद्रप्रयाग की सीट। इसे कभी वो खुद संभालते थे, लेकिन अब वहां से बीजेपी के विधायक हैं भरत चौधरी। बात एक बयान से शुरू हुई जब भरत चौधरी ने हरक सिंह को सियासी मस्करेबाज कहा। फिर तो हरक सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हरक सिंह ने भरत चौधरी को दुर्भाग्य से बना विधायक करार दे दिया। वो यहीं नहीं रुके, चौधरी को माफिया और रिश्वतखोर तक बता डाला। उसके घर पे पत्थर नहीं डालना चाहिए। ये जो तथाकथित अपने आप को दुर्भाग्य से विधायक हो गए, दुर्भाग्य से नेता बन गए, मैं इनकी जमीनी हकीकत पिछले 35-40 साल से जानता हूं कि ये किस खेत की मूली हैं और इनका अस्तित्व क्या है। दुर्भाग्य से कोई विधायक होना ये दुर्भाग्य हो सकता है। अपने गिरेवान में झांक के देखे, तुम माफिया हो, विधायक निधि में पैसा लेते हो, कमीशन हो, रिश्वतखोर हो। हरक के तीखे तेवरों का जवाब भरत चौधरी ने भी उसी अंदाज में दिया और उन्हें सीधी डिबेट करने की चुनौती दे डाली, वो भी सैन्य विज्ञान पर, जिसका खुद हरक प्रोफेसर होने का दावा करते हैं। भरत चौधरी ने हरक को खुला न्योता भी दे डाला कि वो दोबारा रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ें। कौन माफिया है इसका भी पता लग जाएगा कि 2 महीने के अंदर वो अपने, क्योंकि वो सैनिक विज्ञान के प्रोफेसर अपने आप को बताते हैं, तो सैन्य विज्ञान पर ही किसी सार्वजनिक स्थान पे मुझसे चर्चा कर लें तो पूरे उत्तराखंड की जनता को पता चलेगा कि विधायक बनना दुर्भाग्य किसका था। वास्तव में ये झगड़ा कोई घर का तो नहीं है। दरअसल ये तैयारी है 2027 के रण की। क्या हरक एक बार फिर रुद्रप्रयाग से सियासी जमीन तलाश रहे हैं? क्या इसलिए मौजूदा विधायक भरत चौधरी ने उनको सियासी मस्करेबाज कहकर छेड़ दिया? बहरहाल 2027 की तस्वीर क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जंग अभी से दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देवभूमि में बादलों की विनाश लीला लगातार जारी है। उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश की चेतावनी जारी की। अगले 24 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी है। इसमें देहरादून, पिथौरागढ़ के साथ उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है। पहाड़ों में इस बार बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है।
आपदाएं हैं कि लगातार बढ़ रही हैं। त्रासदी के रूप में कई जगहों पर इसके निशान देखने को मिल रहे हैं और ये आफत की बारिश जो है आसमान से बरस रही है पहाड़ के लोगों के लिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बादलों की विनाश लीला लगातार जारी है। 19 तारीख को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। 20 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में अधिकांश जो है लगभग अधिकांश जो जनपद है उनमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश ज़्यादातर जनपदों में हम उम्मीद कर रहे हैं। जबकि कुछ जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़, वहाँ पे अनेक स्थानों पे भी हो सकता है। चमोली के नंदानगर में बादल फटने की आपदा में भी अभी 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि आपदा में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। एक शव सरपाणी और दूसरा कुंतरी लगा फाली गांव से बरामद हुआ, जबकि प्राकृतिक आपदा में 32 पशुओं की मौत हो गई है। वहीं प्रशासन ने दावा किया कि नंदानगर क्षेत्र की 90% विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई है, जबकि नंदप्रयाग से लेकर सेरा गांव तक रोड को अभी ठीक किया गया है। नंदानगर के कुंतरी और धूरमा गांव में पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। बत्तीस पशुओं की मौत हुई है। नंदानगर में बिजली व्यवस्था जो है हालांकि बहाल हुई है, लेकिन नंदप्रयाग से सेरा गांव तक रोड अब ठीक करने को काम चल रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कितनी भयावह हैं कि पूरा आसपास का क्षेत्र जो है आपको जलमग्न होता नजर आएगा। सिर्फ मलबा ही मलबा चारों तरफ पहाड़ों पर नजर आ रहा है और 7 लोग इस मलबे में दबे हैं या कहां हैं ये पता नहीं है। ये बड़ा सवाल है और उन्हीं की तलाश लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कर रही हैं। और ये पानी की धार जो आप देख रहे हैं इसने सब कुछ बहा दिया है लोगों के आशियाने पर। नंदानगर घाट क्षेत्र में बादल फटने के बाद 16 घंटे तक मलबे में दबे एक शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। कुंवर सिंह करीब 16 घंटे तक मलबे में दबा रहा। वहीं कुंतरी गांव में भी कई लोग घरों में फंसे गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। इस अभियान में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी टीमों ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। चमोली में बादल फटने से नुकसान के बाद सीएम धामी ने देहरादून कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदा प्रभावित इलाकों में हुए नुकसान की पूरी जानकारी ली। सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत बचाव काम में तेजी लाने के आदेश दिए। इसी के साथ ही बाढ़ पीड़ितों, आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को जल्द खोलने की बात कही ताकि लोगों को जल्दी से राहत मिल सके और सीएम धामी ने बिजली और पानी की सप्लाई को भी जल्द बहाल करने को कहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने मसूरी और रायपुर के आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान धामी ने राहत बचाव कामों को देखा और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मसूरी और रायपुर में मंगलवार को हुई तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का भी जायजा लिया और आपदा में हुए नुकसान को देखा। इस दौरान सीएम धामी ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की और पूरी मदद का भरोसा दिया। मंगलवार को हुई तेज बारिश से उफान पर आई नदी ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी भारी तबाही हुई। आपको बताएं कि आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम खुद जायजा ले रहे हैं और राहत बचाव कामों को तेजी लाने के लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर से संकट मंडराने लगा है। शहर की पहाड़ी दरक रही है और लोग दहशत में हैं। प्रशासन जल्द ट्रीटमेंट का दावा कर रहा है। क्या है पूरा मामला, क्यों ये संकट है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नैनीताल शहर की ये दरारें एक बार फिर से लोगों को डराने लगी हैं। शहर की माल रोड, आलमा कॉटेज, शेर का डंडा के साथ टिफिन टॉप और चाइना पीक की पहाड़ियां चारों तरफ से दरक रही हैं।
पिछले 15 सालों में शहर में आय निर्माण की बाढ़ और कैरिंग कैपेसिटी से शहर पर बने चौतरफा संकट से नैनीताल के स्थानीय लोग अब टेंशन में हैं। ऊपर से लीपापोती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर में हम लोग जो है चमकाते हैं, वो हम नैनीताल को चमका रहे हैं, लेकिन बेसिक जो काम है वो काम हम नहीं कर रहे हैं। अगर बेसिक काम नहीं करेंगे, नैनीताल नहीं रहेगा, तो सौंदर्यीकरण का कोई मतलब ही नहीं होता। लोगों में बड़ा डर का माहौल है और 7 नंबर की पहाड़ी भी पहले भी हमारे उसमें हो चुका था, लैंडस्लाइड हुआ था और एक बार फिर वो पहाड़ी बिल्कुल दरकने को तैयार है। उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। सारी चीज़ों पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार कार्य किए जा रहे हैं वहाँ पर, और पर्यटकों के लिए शहर अभी भी बिल्कुल खुशनुमा है। वो आएँ और अपना विजिट करें और आराम से यहाँ पर घूमें। कब होंगे ट्रीटमेंट के काम जैसा मैंने आपको बताया लगातार प्रारंभ हो चुके हैं और बहुत जल्दी हम इन सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया जाएगा। दरअसल आज से 145 साल पहले 18 सितंबर 1880 में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भूकंप की वजह से गिर गया था, जिसमें 151 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद शहर को बचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अलग अलग जोन बनाकर निर्माण को प्रतिबंध कर दिया था। लेकिन पिछले लंबे समय से अवैध निर्माण की बाढ़ नैनीताल में आई है। शहर में लगातार बढ़ते टूरिज्म ने भी यहाँ की आबोहवा और पर्यावरण पर संकट पैदा कर दिया है। लिहाजा अब पर्यटन शहर को बचाने की जरूरत है। बात आती है कि अब कैरिंग कैपेसिटी को कैसे निर्धारित करें, तो इस बिंदु पे भी चर्चा हम लोग के शासन स्तर पर चल रही है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम लोग निर्णय। बहरहाल 1980 की यादें जरूर धूमिल हो गई हैं, लेकिन नैनीताल शहर पर वैसा ही संकट एक बार फिर से दिख रहा है, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों की लाइफलाइन लंबे समय से प्रभावित है। स्वाला और क्वारल की दरख्ती पहाड़ियां लाखों की आबादी को आए दिन परेशानी में डाल रही हैं। लेकिन अब इन्हीं दरख्ती पहाड़ियों पर सियासत भी गरमाने लगी है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बारिश कम होने पर भले ही स्वाला और क्वारब छोटी गाड़ियों के लिए खुल गया हो, बावजूद इसके अभी भी पहाड़ के दोनों अहम हाईवे में बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। बड़ी गाड़ियां नहीं चलने से यात्रियों को तो दिक्कत हो ही रही है, साथ ही कुमाऊं के चारों पहाड़ी जिलों में जरूरत का सामान भी महंगा हो गया है। ये दोनों एनएच लंबे समय से खतरनाक बने हुए हैं। ये बात अलग है कि अब दोनों एनएच की खस्ताहाली पर बीजेपी और कांग्रेस में शह मात का खेल जरूर तेज हो गया है। तो हमारे स्थानीय सांसद भी हैं, वो स्थानीय राज्य केंद्र में उसी विभाग के मंत्री भी है। आखिर कौन सी ऐसी टेक्निक आ गई है कि आपने रोड अच्छीकरण, चौड़ीकरण के नाम पर, सुधारीकरण के नाम पर, ऑल वेदर रोड के नाम पर जो रोड बनाई है वो आज हमारे गले की फांस बन गई है। देखिए, क्वारावार स्वाला ऐसा ना हो, ये प्रकृति के आगे कोई चल सकता है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो पहाड़ी शिफ्ट हो रही है उसको रोकना बड़ा कठिन है। मानव इतना ही कर सकते हैं, इंसान इंजीनियर इतना ही कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए प्रिकॉशन कर रहे हैं जो करना चाहिए। और टनकपुर पिथौरागढ़ का स्वाला हो या फिर अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे का क्वारब, ये दोनों सालों से खतरनाक बने हुए हैं। इन्हीं एनएच की मदद से चारों जिले बाकी दुनिया से जुड़े हैं, फिर भी यहाँ सफर करना मौत को दावत देने से कम नहीं। एनएच डेंजर जोन को सुरक्षित बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा चुका है, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकला है। तो अब ये दोनों साइट्स हैं, इनको अच्छी तरह से हम देख करके इसी वित्तीय वर्ष में हम इसको कंप्लीट करने का हमारा प्लान है, ताकि अगले बरसात में जो है इस प्रकार की दिक्कतें ना आए। दोनों अहम हाईवे केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टमटा की लोकसभा के हिस्से हैं। ऐसे में तय है कि विरोधी भी हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि इन दोनों हाईवे को लेकर कुमाऊं की पहाड़ी जिलों में सियासत गर्म है। अब ये देखना होगा कि जारी सियासत लोगों को कितना राहत पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
नन्ही परी के मामले में उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी। कानून के जानकारों के साथ चर्चा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। नन्ही परी की साल 2014 में हल्द्वानी में रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। उस समय भी इस घटना का भारी विरोध हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोप में आरोपी अख्तर को फांसी की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फांसी के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बीते दिनों बरी कर दिया था। इसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी रहा, जिसे देखते हुए अब सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला लिया है। हल्द्वानी में पिथौरागढ़ को परी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। दरअसल नन्ही परी की साल 2014 में हल्द्वानी में रेप के बाद हत्या हुई थी और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप और हत्या के आरोप में आरोपी अख्तर को फांसी की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने फांसी के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी अख्तर को बीते दिनों बरी किया, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। रामनगर के भवानीगंज क्षेत्र में 4 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर लड़कियां आपस में लड़ने लगीं, जिसकी शिकायत हुई और वीडियो भी वायरल हो रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से लड़कियों को शांत कराया। फिलहाल मारपीट की वजह क्या थी, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। उत्तराखंड की मित्र पुलिस, लेकिन इस बार मित्रता जनता से नहीं बल्कि गैंगस्टर से निभाई गई है। एसटीएफ ने बड़ा खुलासा करते हुए 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जो पुलिस की वर्दी में जनता की नहीं बल्कि कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि की सेवा में जुटे थे। क्या है मामला, रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की कार्रवाई और सामने आई पुलिस के साथ गैंगस्टरों की गहरी साठगांठ। कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़े कांस्टेबल शेर सिंह और हसन जैदी को एसटीएफ ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दरअसल कुख्यात बदमाश प्रवीण वाल्मीकि का हत्या, रंगदारी, अपहरण और भूमाफिया के तौर पर उत्तराखंड में बड़ा नाम है। अल्मोड़ा जेल में बंद रहने के बावजूद गैंग को ऑपरेट करता रहा और उसका खास गुर्गा और बीजेपी का पार्षद मनीष बॉलर भी जमीन कब्जाने के इस खेल में शामिल था, जिसको एसटीएफ ने पहले ही जेल भेज दिया। लेकिन जांच में एसटीएफ ने पाया कि दोनों कांस्टेबल न सिर्फ गैंग के संपर्क में थे, बल्कि जेल जाकर प्रवीण वाल्मीकि से मुलाकात भी करते थे। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को धमकाकर जमीन बेचने के लिए दबाव डालते थे। वाल्मीकि का जो गैंग का एक मेंबर है मनीष उर्फ बॉलर, उसको अरेस्ट किया गया था। पंकज चीसवाल को अरेस्ट किया गया था। और जो इन्होंने 3 रजिस्ट्रियां करी थी, एक महिला निर्देश को एक जगह रेखा बना के, एक जगह स्नेहलता बना के, एक जगह मीनाक्षी बनाकर सेम महिला को, उस महिला की अरेस्टिंग हुई थी निर्देश की। तो इसी क्रम में जब तफ्तीश में ये 2 कांस्टेबल हैं, इसमें एक हसन जैदी है और एक शेर सिंह है। इनकी वर्तमान नियुक्ति पिथौरागढ़ जनपद में है और इनको पूछताछ हेतु बुलाया गया था और रात को फिर इनको पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। और करोड़ों की जमीन कब्जाना और कब्जाई संपत्ति का हिस्सा अपनी प्रेमिकाओं के नाम करना, यही वो खेल था जिसमें कानून की रक्षा करने वाले कांस्टेबल शेर सिंह और हसन जैदी खुद अपराधियों के साझेदार बन गए। एसटीएफ एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर का कहना है कि दोनों आरोपियों और अन्य संलिप्त लोगों की संपत्तियों की जांच के लिए विजिलेंस की रिपोर्ट भेजी जा रही है। इसमें अप्रैल माह में शेर सिंह द्वारा जब प्रवीण वाल्मीकि रुड़की कोर्ट में आया था, तो उस वक्त प्रवीण वाल्मीकि के साथ मिलकर पीड़ित परिवार को धमकाया गया। और हसन जैदी द्वारा ऐसे ही जो रुड़की चिकित्सालय है, वहां पे रेखा के पुत्र सूर्यकांत को मनीष बॉलर उसके साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी दी गई और धमकाया गया और बोला गया कि अपनी प्रॉपर्टी जो है आपकी हम देखेंगे इसको और उसमें हमारा हिस्सा होगा और आपको हम इसका खर्चा पानी दे देंगे और अगर ये नहीं करोगे तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके अतिरिक्त प्रवीण वाल्मीकि जो कि 17वें जेल में निरुद्ध था, उससे मिलने ये गए। एक बार फरवरी में गए और एक बार ये अगस्त में गए। उत्तराखंड पुलिस पर जनता भरोसा करती है, लेकिन जब वर्दी ही अपराधियों की ढाल बन जाए तो फिर अपराध और न्याय में फर्क मिट जाता है। एसटीएफ की इस कार्रवाई ने न सिर्फ गैंगस्टर की सच्चाई खोल दी है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून।